नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। सबसे पहले तो कांग्रेस को बधाई एक थंपिंग विक्ट्री के लिए। कर्नाटक के अंदर एक शानदार जीत है, वो जीत जिसके ऊपर कई किस्म के संशय, कई किस्म की उंगलियां उठाई जा रही थी। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो जो उंगलियां उठाई गई थी वो वास्तव में इस रूप में थी कि जैसे कांग्रेस को वोट देना किसी अपराधी को वोट देना है या अपराध को बढ़ावा देना है। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को वोट देंगे तो दंगे फसाद हो जाएंगे, और ना जाने कितनी बातें निकल कर आई हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता जब फैसला सुनाती है तो फिर वो फैसले ईडी और सीबीआई से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देती है। वही जनता जो कि जिसे मैं कई बार, मैंने दोपहर के प्रोग्राम में भी चर्चा किया था, पहले भी कई बार किया, कि वो रोटी फिल्म का गाना राजेश खन्ना का पुराना याद आता है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल साहब, ये पब्लिक है, और जब पब्लिक का हथौड़ा पड़ता है तो साहब कोई उससे बच नहीं पाता है। और जो बड़े लॉसेस हैं वो मैं आपको थोड़ा जोनल वाइज बताता हूँ। कोस्टल के अंदर जहां 17 और 2 के 19 सीटों में था, वहां अब कांग्रेस की 6 से ज्यादा सीटें हो गई हैं और एक जेडीएस की हो गई है। और बीजेपी 17 सीटों से लुढ़क कर 12 सीटों पे आई है। ये बड़ा लॉस है। ये नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट जो है कोस्टल कर्नाटका, जो कि हिंदू मुस्लिम बेल्ट है एक्चुअली। बॉम्बे कर्नाटका बीजेपी को ध्वस्त कर दिया कांग्रेस ने। 33 सीटें बीजे अपना कांग्रेस की है, 16 सीटें कांग्रेस की अपना बीजेपी की हैं। और इसके बाद हैदराबाद कर्नाटका में बड़ी विक्ट्री है कांग्रेस की, 27 सीटें कांग्रेस की और सिर्फ 9 सीटें बीजेपी की। सेंट्रल कर्नाटका यानी कि वो एरिया जिसे कहा जाता है कि येडुरप्पा का गढ़ है, लिंगायतों का गढ़ है, वहां पर 14 सीटें कांग्रेस की और सिर्फ 7 सीट बीजेपी की। लिंगायतों का किला ढह गया। ओल्ड मैसूर, आप यकीन नहीं मानेंगे, वही मांड्या, वही हासन है, वही अपना सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। वहां पर ओल्ड मैसूर में कांग्रेस की 44 सीटें हैं, बीजेपी की सिर्फ 4 सीट बची है वहां पर। और बैंगलोर, जिसको ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी की चमक ने वहां पर उनको स्पेक्टेकुलर विक्ट्री दी है। और लेकिन वहां पर अभी जो लास्ट मेरे पास स्कोर है 28 सीटों में से 14 कांग्रेस, 14 बीजेपी, यानी कि कांग्रेस का वहां पे सिर्फ 1 सीट का नुकसान है और बीजेपी का सिर्फ 3 सीट का गेन है। और 2 लंबी लंबी प्रधानमंत्री ने वहां पर रैली की थी। तो ये थोड़े फिगर्स हैं, कुछ और भी है जो बाद में मैं बताऊंगा। खैर, सबसे पहले राजेश जी मैं आपके पास आता हूँ। आज गुजरात के चैनल्स पे मैं भी था, एक दो चैनल्स के ऊपर मैंने भी बात की। शायद एक चैनल पे तो आप मेरे साथ ही थे, मुझे लगता है। शायद कई चैनल्स को तो आज लगता है बहुत दुख हुआ है। और वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि कई हमारे गोदी मीडिया के जो हिंदी चैनल्स हैं वो तो पूर्ण विलाप में चले गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम करें क्या अल्टीमेटली, हम कैसे इस जीत को प्रेडिक्ट करें या कैसे लोगों तक पहुंचाएं। वो उस हार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ अचीवमेंट ढूंढ रहे थे, पर ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक थंपिंग विक्ट्री है। 136 सीटें, बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं नंबर है 224 के अंदर। और यहाँ पे ऑपरेशन लोटस होने की संभावना भी क्षीण है। और मैंने सुबह कहा भी था अपने प्रोग्राम में कि अब बीजेपी को सम्मान पूर्वक 5 साल के लिए बैठ जाना चाहिए अपोजिशन के अंदर। आप पूरे परिदृश्य को ठाकर साहब कैसे देखते हैं? जी, सही बात है। कर्नाटक के लगभग चुनाव घोषित हुए और वहीं से कांग्रेस जीत जो थी वो इस जंग में थोड़ी आगे थी। बीच में कंफ्यूजन वहां हुआ कि जहां वो बजरंग दल पर प्रतिबंध रखने वाला मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, तो कहीं बहुत सारे लोग ये समझने लगे कि ये कांग्रेस ने जो है उनकी कोर्ट में बॉल डाल दिया है और उसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति में थी वो स्थिति से वो बेहतर होगी। और जब हम गुजरात या के चश्मे से देखते हैं तो हमको ऐसा ही यहाँ पर महसूस हो रहा था कि शायद ये जो चीज है तो कांग्रेस ने गलती कर दी। लेकिन जब लोकल वहाँ के अखबार को ट्रांसलेट करके हम पढ़े तो वहां पर ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस ने इस बार ये काम किया है कि हर बार जब भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैप में कांग्रेस को फंसाती थी, कांग्रेस ने ये एक ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी को फंसाया। उन्होंने जानबूझकर ये जो चीज है वो उठाई है जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे कि देखो एक तरफ से कौन सी बात हम उठा रहे हैं और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के ध्रुवीकरण पर आ गई है।
और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल हद कर दी। वहां पर संविधान के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी अगर बजरंगबली के नाम पर ईवीएम का बटन दबाने की बात करे तो वो बिल्कुल चरम हो गया वहां पर। जी। और आज जब नतीजे आए हैं तो ये समझ में आ रहा है कि दक्षिण भारत जो है वो गुजरात नहीं है, दक्षिण भारत है वो उत्तर भारत नहीं। वहां के लोगों का वोट देने का तरीका, उनकी वोटिंग पैटर्न्स वो सब अलग है। दूसरी चीज इसमें ये प्रस्थापित हो गई कि अगर आपके पास प्रदेश के स्तर पर कोई अच्छा नेतृत्व न हो, अगर स्टेट के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के बजाय अगर आप फर्जी एक डिबेट और फर्जी बहस अगर करके चुनाव जीतने की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी आके वहां पर तख्ता पलट देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये साउथ की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर देना वो 2024 के लिए कांग्रेस को मिला बहुत प्राणवायु है, जिसको लेकर वो आगे के जो 3 राज्य के चुनाव है वहां तक जाएंगे। जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है तो ये हम जानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो वोट शेयर था वो बहुत कम नहीं हुआ। ये तो जेडीएस का जो नुकसान है वो कांग्रेस का फायदा है, इस प्रकार की थियरी गढ़ने में वो लोग लगे हैं। उसके साथ साथ भी कांग्रेस जीती है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व का विजय नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का उसमें कोई असर नहीं है। ये तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार और खड़गे साहब का जो था उसके जीते हैं। तो ये सारी जो स्टोरी है वो तो घड़ी जाएगी, लेकिन परसेप्शन और नैरेटिव दो चीज खड़ी करके किसी भी चुनाव को जीता जा सकता है। या आपने काम किया है नहीं किया है, आपका परफॉर्मेंस है या नहीं है, वहां पर भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं बन सकता। सिर्फ यही मुद्दे पर चुनाव जीते जा सकते हैं। जिस पैटर्न को कर्नाटक के लोगों ने खत्म किया है और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो विपक्ष में चला गया है। जो विपक्ष ये समझता था कि ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसका काउंटर कैसे करें, तो एक दिल्ली एग्जाम्पल बना, उसके बाद में पंजाब एग्जाम्पल बना और तीसरा एग्जाम्पल जो है वो कर्नाटक है। ये तीनों स्टेट ऐसे थे जहां पर ये हिंदुत्व का या राष्ट्रवाद का या तो फिर देशद्रोही ताकतें जो है वो उनको मदद कर रही है, ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी उठाती थी। और ये तीसरा स्टेट है जिसके अंदर इसमें वो विफल हुई है। तो ये जो यहाँ से एक संदेश गया है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं गया, पॉलिटिकल जो पंडित है उनको भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है। और यहाँ से एक चीज जो है वो दूसरे जो स्टेट है जैसे कि हमारे गुजरात है, तो गुजरात के अंदर भी अब धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं कि किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, उसका जो ओवरडोज हो जाता है तो जो ओवरडोज फिर मिसफायर हो जाता है, जो कर्नाटक के अंदर हुआ है। भ्रष्टाचार का जो इश्यू था वहां पर उसको भी भारतीय जनता पार्टी टैकल नहीं कर सकी, क्योंकि उनके साथ येदुरप्पा दिख रहे थे जो भ्रष्टाचार के मामले में जो है जेल भी जा चुके थे। और अमित शाह ने खुद ने येदुरप्पा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। तो ये चीज थी कि जब आप ही एक आदमी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज आप जो है कर्नाटक में खड़े होने के लिए उनका साथ दे रहे हैं, तो ये चीज नहीं चली। दूसरी मैं समझता हूं कि जंतर मंतर पर जो पहलवानों का एक आंदोलन चल रहा है उसकी भी कुछ असर वहां पर पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनको अनसुना किया जा रहा है। तो ये चीज है वो भी कर्नाटक के जो लोग हैं उन्होंने देखा है कि बेटी बचाओ वाला जो नारा है, अभी ये बेटियां जो है इतनी गर्मी के अंदर अपनी एक बात कहने के लिए वहां पर बैठी है और उनको बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है। तीसरी चीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे का जो इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर हुआ और उसका जो ज्यादातर प्रयोग जो है वो लोगों को दबाने के लिए या कुचलने के लिए हुआ, उस राजनीति को भी कहीं ना कहीं पब्लिक ने ये समझा कि ये लोग मेरिट पे जब सामने वाले से नहीं लड़ सकते, अपने जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जो है डिबेट नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें जो है वो उसको काम में लगाते हैं। और डीके शिव कुमार उसके भुगभोगी थे और डीके शिव कुमार किस प्रकार से इन ताकतों से लड़े। दूसरे स्टेट में भी जो क्राइसिस आई, यहाँ गुजरात के जो एमएलए थे वो भी डीके शिव कुमार के वहां ही गए थे जब क्राइसिस हुई थी।
तो एक ऐसा भी नेतृत्व वहां से उभर के आया कि सारी चीजों के सामने वो खड़ा रहता है। सिद्धार्थ रमैया, जिनकी लोकप्रियता अक्रॉस कर्नाटक में थी, खड़गे साहब एक दलित चेहरे के रूप में कांग्रेस को मदद कर रहे थे। एक गुलदस्ता बना। भारत जोड़ो यात्रा से एक मैसेज गया कि भाई भारत को जोड़ने की जरूरत है, सत्ता मिले ना मिले ये उसकी लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। हम जो मैसेज देने जा रहे हैं वो मैसेज है कि भारत के अंदर ये धर्म या जाति या भाषा के नाम पर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वहां से जो मोमेंटम खड़ा हुआ, उसको ये स्टेट लेवल के जो उनके नेता थे, उनका पूरा एक गुलदस्ता बना और बहस जो है वो स्थानिक मुद्दों पर रही। उसको भटकाने की कोशिश किसने की, वो सारे लोगों ने समझा कि भाई बजरंग बली का नाम दिया जा रहा है, बजरंग बली के वेश में जो है लोग घूम रहे हैं। कई जगह पर उनके कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए घर के बाहर कि बजरंग बली का घर है, दुश्मनों को यहाँ पर वोट मांगने के लिए आने की, हिंदू विरोधियों को वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है। इस चरम पर प्रचार होने के बाद अगर ये नतीजा आता है तो ये नतीजा ये बताता है कि ये सांप्रदायिक राजनीति को कर्नाटक ने रुक जाओ का एक मैसेज दिया है। बहुत हो गया, अब ये जो राजनीति है वो समझ में आई है। दूसरी चीज, कांग्रेस के लिए भी ये मैसेज ये है कि अगर आपके स्टेट के जो नेता है उसको आप एम्पावर करते हैं और स्थानिक मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हो, तो ये सारी जो भावनात्मक बातें हैं वो काम नहीं करती, लोग उस पर वोट देते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं। कोस्टल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना वो बहुत बड़ा मैसेज है, जिसको कर्नाटक का उत्तर भारत बोला जाता है। वहां पर अगर हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलता तो ये बहुत बड़ा मैसेज कर्नाटक से गया है। और ये मैसेज अगर कांग्रेस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है अगले आने वाले चुनाव में, तो 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा पड़कार जो है वो खड़ा होगा। एक लाइन में मैं शेयर कहूं कि अगर कौन सा संदेश गया है, तो वहां की जनता ने ये संदेश दिया है कि आपने कपड़े उतार रखे हैं लेकिन हमने पर्दा संभाल रखा है। तो ये लोकतंत्र की जो निवस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी पिछले 7 साल के अंदर, उसमें कर्नाटक के लोगों ने ये पर्दा है वो संभाला है। और जो चीरहरण हो रहा था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने रुक जा कहा है। और बजरंग बली ने भी उन कांग्रेस को जो मूर्छित अवस्था में थी उसको संजीवनी देने का काम किया है। बजरंग बली ने भी ये मैसेज दिया है कि भाई मेरा काम किसी को इलेक्शन जीताना नहीं है, तो कृपया मेरे नाम से आप प्रचार मत कीजिए, आपके जो स्टार प्रचारक है उसके जरिए ही आपकी जो बात है वो कहिए। ये सारी चीजें हैं जो एक ही नतीजे में बहुत सारे मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में गए हैं। और उसको अब विपक्ष जो है किस प्रकार से यहाँ से जो शुरू हुआ है, ये 3rd गियर में गाड़ी गई है पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक के बाद, और उसमें 4th और 5th गियर में किस तरह से डालती है और बीजेपी का जो गियर है उसको रिवर्स में कैसे डालती है, वो देखने की बात।